हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज 10 क्वेश्चन को और करेंगे। ये हमारा आज 8वां पार्ट है। इस तरीके से हम लोग 200 से अधिक क्वेश्चंस मैथ पेडागोजी के करेंगे, ठीक है। और मैथ पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अदर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल होंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होंगे, ठीक है। कुछ हल्के प्रश्न भी होंगे, कुछ टफ प्रश्न भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे एग्ज़ाम में टफ ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और डिफ़िकल्ट आते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कॉमन सेंस पर ही बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पकड़ बन जाएगी और आप बहुत अच्छा करके आएंगे एग्ज़ाम में। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं। ये हम लोग मैथ पेडागोजी का एमसीक्यू सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये सीटेट के लिए, जो कि 31 जनवरी को होने वाला है 2021 में, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा एमपीटेट भी होने वाला है, वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर मैथ की पेडागोजी आती होगी, वहाँ पर भी ये आपको हेल्प करेगा, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में हेल्प करेगा। और 200 से ज़्यादा ही हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा नहीं है कि 200 बोला है तो बस 2 ही 100 करेंगे, उससे ज़्यादा भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और ये पार्ट 8 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग अब उसे देखते हैं। आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित का शिक्षण है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि एनसीएफ 2005 जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा, स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच पर ही जोर देता है, ना कि शिक्षक केंद्रित पर और ना ही पाठ्य पुस्तक केंद्रित पर। क्योंकि एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत में ही कहा गया है कि पुस्तकों से बाहर भी चीज़ों को सीखा जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुस्तक के अंदर ही जो लिखा है बस उतना ही सीखिए, बल्कि हम जो भी सीखे पुस्तक से बाहर भी सीखे, और जो भी हम पढ़े उसको हम अपने रियल लाइफ से रिलेट भी कर पाए। और इन्होंने शिक्षक केंद्रित के कॉन्सेप्ट को हटाकर बाल केंद्रित कॉन्सेप्ट को लाया है। तो एनसीएफ में बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण हो या फिर कोई भी शिक्षण हो, ठीक है। यहाँ पे गणित के अलावा हिंदी शिक्षण लिखा जाए, संस्कृत शिक्षण लिखा जाए, या फिर इंग्लिश पेडागोजी लिखी जाए, कुछ भी लिखा जाए, वहाँ पर बाल केंद्रित ही हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है वो सही होगा। आज का हमारा क्वेश्चन का जो है, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए सही होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग उसे देखेंगे। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है, ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एनसीएफ जो 2005 है वो किस पर बल देता है। तो वो रटने पर बल देता है, या फिर करके सीखने पर बल देता है, या फिर सूत्र याद करने पर बल देता है, या फिर सवाल हल करने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है वो किस पर बल देता है। तो जो एनसीएफ 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है। ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एनसीएफ 2005 जो है वो हमें करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 रटने पर बल नहीं देता है, याद करने पर भी बल नहीं देता, और सवाल को हल करने पर बल देता है। लेकिन जहाँ पर भी आपको करके सीखने की बात आए, जहाँ पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव हो, बच्चा ज़्यादा इंगेज हो, बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियाँ काम में लाई जा रही हो, वो ऑप्शन सबसे ज़्यादा पेडागोजी में पॉजिटिव होता है। वो चाहे मैथ का पेडागोजी हो, हिंदी का पेडागोजी हो, इंग्लिश का पेडागोजी हो, या फिर संस्कृत का पेडागोजी हो, या फिर सोशल साइंस की पेडागोजी हो, पर्यावरण का पेडागोजी हो, कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन है जहाँ पर भी बच्चा ज़्यादा इंगेज हो रहा है, वही ऑप्शन सबसे बेटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा कठोर आधार होता है। गणित जो होता है वो ज्ञान का निश्चित और कठोर आधार होता है। तो उसके हिसाब से
गणित जो होता है वो ज्ञान का निश्चित और ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर संकेत करता है, या जो कथन है वो गणित की किस प्रकृति की ओर संकेत करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो कठिन, या फिर अलंकारिक, या फिर तार्किक, या फिर आलोचनात्मक। तो हम सभी को पता है कि जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, ठीक है। जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। कठिन कठिन तो हम अपनी सोच के हिसाब से बना लेते हैं, किसी को वही मैथ बहुत ईजी लगती है, किसी को बहुत कठिन लगती है, तो ये अपना परसेप्शन है, ना कि गणित की प्रकृति है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और अलंकारिक, मतलब अलंकारिक तो भाषा होती है, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें अलंकार का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम गणित क्या जो प्रकृति है वो अलंकारिक नहीं है, ये भी नहीं होगा। और आलोचनात्मक भी हो सकता है, लेकिन आलोचनात्मक भी उतना सटीक नहीं बैठेगा जितना कि तार्किक सटीक बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बन रहा है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। गणित को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। यहाँ पे एनसीएफ के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया, लेकिन आपको एनसीएफ को बेस मानकर ही आंसर को देखना होता है, ठीक है। आप कोई एक उद्देश्य याद नहीं कर लेंगे, लेकिन आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने उद्देश्य को चूज करना होगा कि सबसे यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, या फिर सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। तो सूत्र याद करने की बात तो पेडागोजी में सबसे नेगेटिव होती है, तो ये तो एकदम ही नहीं होगा आंसर। अगला है कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, तो ये हो सकता है। और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना, ये भी हो सकता है। लेकिन गणित का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना ये तो होता है, लेकिन मुख्य नहीं होता, बल्कि ये सेकेंडरी में आ जाएगा। समस्याओं को हल करने की क्षमता ये सब भी सेकेंडरी में आएगी, लेकिन जो सबसे मुख्य होता है वो बच्चे की सोच का गणितीकरण कर देना, या फिर तार्किक ढंग से बच्चे को सोचने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर का अपने आंसर को सही करना होगा। अगर जहाँ पर भी 3 नेगेटिव पॉइंट दिया हो, याद करने पर दिया हो, अभ्यास करने पर दिया हो, ड्रिल वर्क पर दिया हो, तो वहाँ पे आपको समस्या का हल करना अगर सिर्फ एक पॉजिटिव आंसर है तो आप वहाँ पे ये भी आंसर लगा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर जो है वो सी में देखने को मिला, इसलिए हम सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि सामान्यतया गणित सीखना कठिन है क्योंकि। सामान्य रूप से गणित सीखना कठिन है क्यों। गणित सीखना कठिन है क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, या फिर इसे बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। तो ये तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि गणित सीखना कठिन है इसलिए नहीं कि बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी नहीं है। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई शिक्षण पद्धतियों का विकास हुआ है जिससे कि बहुत बेटर तरीके से गणित को पढ़ाया जा सकता है। और गणित की अच्छी शिक्षक उपलब्ध नहीं है, तो ये तो अपने आप में बहुत बेकारी बात है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर उपलब्ध हैं। और ऐसा है कि जो गणित की प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, इसलिए गणित को सीखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हो, या फिर सभी संकल्पनाओं का विस्तृत उत्तर दिया हो, या फिर केवल हल किए गए अभ्यासों को शामिल किया गया हो, या फिर उसे मोटी और भारी होना आवश्यक हो। तो यहाँ पे हमारा कोई भी, यहाँ पे चारों ही जो है आंसर हमारा, मतलब कि कोई भी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुत सारा कठोर अभ्यास दे दिया गया हो तो वो बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। और सभी संकल्पनाओं का अगर विस्तृत उत्तर दिया जाएगा तो बच्चे उसी को देखेंगे, याद कर लेंगे, उसका अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और केवल हल किए गए अभ्यास शामिल हो, तो केवल वर्ड तो अपने में ही नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर केवल हल किए हुए अभ्यास शामिल होंगे, बच्चों को खुद से करने के लिए नहीं मिलेगा, तो बच्चे उतने बेटर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कुछ हल एग्जाम्पल्स भी होते हैं, मतलब कुछ हल किए गए प्रश्न होते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बच्चों को खुद से सॉल्व करना होता है। अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा, या फिर कोई भी बुक सीबीएसई की भी स्टैंडर्ड बुक्स को भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी ऐसे ही रहते हैं।
और उसका वो मोटी और भारी होना आवश्यक है। तो ये तो एकदम ही गलत बात है, क्योंकि मोटी और भारी होना पाठ्य पुस्तक की क्वालिटी में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी चारों में से कोई भी जो गुण है वो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर बन जाएगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से निगमन विधि का पद कौन सा नहीं है। ठीक है, निगमन विधि में आप सभी को पता है क्या होता है, नियम से हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आगमन विधि में हम उदाहरण से एग्जाम्पल की तरफ मतलब उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे निगमन विधि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नियम से मतलब कि रूल टू एग्जाम्पल या फिर नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, नियम से हम उदाहरण की तरफ चलते हैं निगमन विधि में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें निगमन विधि का कौन सा पद नहीं है। तो निगमन विधि में नियम बताया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि निगमन विधि में नियम बताया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और प्रयोग अथवा उदाहरण, तो नियम बताने के बाद बच्चों को उदाहरण या प्रयोग कराए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अभ्यास अथवा परीक्षण, तो बच्चों को जो भी मैंने नियम बताया है उस पर बच्चे को अभ्यास भी कराया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसका परीक्षण भी किया जाता है। लेकिन विश्लेषण की जो बात है, जो विश्लेषण की बात है वो निगमन विधि की का पद नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे नेगेटिव आंसर को ढूंढना है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो विश्लेषण होता है वो निगमन विधि का पद नहीं होता। विश्लेषण जो होता है वो निगमन विधि में शामिल नहीं होता, क्योंकि विश्लेषण खुद एक विधि होती है, एक तरीका होता है, वो निगमन विधि में शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो आंसर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव ढूंढना था, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्व नहीं है। नवीन विचारों की जानकारी देना, तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि नवीन विचारों की हम उन्हें जानकारी दें, तो ये बिल्कुल सही है। अभ्यास किया जाता है गणित में, ये भी सही है। समझा जाता है गणित में, ये भी सही है। लेकिन शिक्षण सामग्री के रूप में गणित शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, गणित शिक्षण में जो सिलेबस होता है उसका एक महत्व नहीं है। तो सिलेबस का जो होता है वो नवीन विचार की जानकारी के लिए भी इसका महत्व होता है, अभ्यास कराने के लिए भी इसका महत्व होता है, समझ के लिए भी इसका महत्व होता है। लेकिन शिक्षण सामग्री के रूप में पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और समझ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मतलब आपको एक पाठ्यक्रम की अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि हम किस चैप्टर के बाद क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ा जाएगा, इसके बाद ये पढ़ा जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमें किस तरीके से करनी है, तो इसकी समझ भी हमें वो देता है। और अभ्यास कराने के लिए भी हमें पता चलता है, इससे हमें जानकारी मिल जाती है और नवीन विचारों की जानकारी भी हमें इससे मिलती है। लेकिन शिक्षण सामग्री के रूप में हम पाठ्यक्रम का मतलब मतलब सिलेबस का कोई यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो निपुणता प्राप्त करने के लिए या फिर कुशलता प्राप्त करने के लिए, या फिर देखिए ये गणित शिक्षण जो है वो हम प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, आपको इसके हिसाब से ही आंसर देना होगा। ठीक है, आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, तो कुशलता प्राप्त करने के लिए, निपुणता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए, या फिर व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। देखिए पहली बात तो मैंने आपको बहुत ऑप्शंस में बताया कि बच्चों को हम निपुण नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निपुण से भी ज़्यादा नेगेटिव एक ऑप्शन दिया गया है, जो कि व्यावसायिक कुशलता के लिए। हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों को, क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों को क्या हम व्यावसायिक कुशलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। गणित शिक्षण का हमारा क्या ये महत्व होता है, क्या ये उद्देश्य होता है? तो ये उद्देश्य हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निपुणता और कुशलता दोनों ही बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, लेकिन व्यावसायिक कुशलता को अगर हम देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। लेकिन जहाँ पर व्यावसायिक कुशलता नहीं होता तो वहाँ पे निपुणता
वाला वर्ड जो है वो वहाँ पे हम लगा सकते थे, कोई अगर और पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे दिया गया होता। यही मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की है कि मैंने ये कह दिया कि अगर निपुणता आंसर नहीं बनेगा, बच्चों को हम निपुण नहीं बना रहे होते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कोई नेगेटिव है तो हम उसकी तरफ भी, आंसर की तरफ जा सकते हैं। और यही पेडागॉजी है कि इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर होता नहीं है। आपको हमेशा ही एक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, समझ के हिसाब से और ऑप्शंस के हिसाब से अपना आंसर हमें हमेशा देना होता है, ठीक है। इसके हिसाब से ही हमें अपना आंसर देना होता है, ठीक है। और निपुणता कुशलता एक ही बात हो जाती है अपने आप में। तो ये भी उतना सरल नहीं, उतना सही पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर हम क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की बात करें तो वहाँ पे हम बच्चों को व्यवसायिक कुशलता के लिए तो एकदम तैयार नहीं कर रहे होते। ये तो हमारा एकदम क्लियर होता है, क्योंकि बच्चों की हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे होते हैं। बच्चों का वो फाउंडेशन लेवल होता है जो कि उनको आगे के पढ़ाई में काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा और आत्मविश्वास तो एकदम है कि हमारा अगर मैथ अच्छा है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास एक अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव आंसर ढूंढना था, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी लेवल पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। भौतिक के रूप में है, मानसिक के रूप में है, व्यवहारिक के रूप में है, या फिर आध्यात्मिक के रूप में है। तो अपर प्राइमरी लेवल पर जो गणित शिक्षण का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व जो होता है वो व्यवहारिक रूप में होता है, ठीक है। व्यवहारिक रूप में होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद करके रखना है या फिर अपने कॉपी में लिख कर रखना है कि अपर प्राइमरी लेवल पर हम जब मैथ को पढ़ाते हैं तो उसका सबसे मेन उद्देश्य व्यवहारिक लेवल पर होता है। जैसे कि मैंने बच्चों को जोड़ घटाना, गुणा भाग, या फिर मतलब कोई भी भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, कुछ भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है वो अपने रियल लाइफ में उन चीज़ों को प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। परसेंटेज मतलब बच्चों को अगर थोड़ा बहुत बताया गया, या फिर जो क्षेत्रफल, आयतन, ये सब मेंसुरेशन के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, अगर वो भी पढ़ाया गया तो मतलब वो अपनी लाइफ में उसे यूज़ कर पाए, व्यवहारिक तरीके से उसे यूज़ कर पाए। तो अपर प्राइमरी लेवल पर ये सबसे बड़ा मोटो होता है गणित शिक्षण का। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पे उच्च नहीं लिखा होता अगर, और पूछा होता प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, सबसे सर्वाधिक महत्व किस किस बात पर होता है, तो वो मानसिक विकास पर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो मानसिक विकास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें अपर प्राइमरी पूछा गया है, ठीक है, अपर प्राइमरी की यहाँ पे बात की जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक तो होगा ही नहीं, तो ठीक है, हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर करें, ताकि